कोई तो है झारखंड में कम से कम जो रोजगार की बात कर रहा है। मुझे याद आ रहा है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव होना था और इस विधानसभा के चुनाव से पहले जेएसएससी सीजीएल रोजगार, जेएसएससी सीजीएल रोजगार, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी छात्रों से मिल रहे हैं कि भाई जेएसएससी सीजीएल का कितना बड़ा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वोट में वो मुलाकात कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो उसके बाद बीजेपी, टीजेपी, ईजेपी, जितना पार्टी है सबको लग गया है कि छात्र ये सब कोई मुद्दा है। और एक बात और है कि बेरोजगारी, रोजगार ये देश में, भारत में कभी मुद्दा नहीं हो सकता। इस बात पर झारखंड के विधानसभा चुनाव में मोहर लग गई। हाँ, फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखने में बहुत अच्छा लगता है। गोदी मीडिया रोजगार पे डिस्कस नहीं करता है, हिंदू मुसलमान करता है ना। जैसे होता क्या है कि हम और आप कितना अच्छा हो जाए, रात में 8 बजे 9 बजे के बाद हम लोग या कोई भी एक जनरल मर्द वाली मेंटेलिटी होती है कि फेसबुक में स्क्रॉल कीजिएगा और पल्लू गिराई हुई औरत का फोटो आ जाएगा तो चुपके से हम लोग देखते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद कोई देख ले ची क्या क्या पोस्ट करते हैं। बिल्कुल रोजगार वही मुद्दा हो गया है। फेसबुक और सोशल मीडिया पर लिखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब इस पर बात कोई नहीं करता, इसलिए क्योंकि ये वोट में कन्वर्ट होता नहीं है। बहरहाल नमस्कार, जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती है। मैंने इतना ज्ञान दे दिया उसके लिए थैंक यू, बाद में कर दीजिएगा। मेरे साथ रंजीत है, आरती है, देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी के चेहरे पर, आरती के चेहरे पे, रंजीत जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मैंने जो बात बोली सभ्य समाज में इस बात की इजाजत है नहीं, इस कारण से। तो बहरहाल एक लड़का ऐसा है जिसने आज रोजगार की बात की और हम चारों इस बात पर सहमत हैं कि उसने बहुत अच्छी बातें बोली। उस लड़के का नाम संजय मेहता है। अब हमारे कुछ प्रिय भक्त लोगों कहेंगे देखो आजसू का दलाल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम किसी एक नेता की तारीफ करते रहे, जय राम जय राम जय श्री राम करते रहे। तो ऐसा तो नहीं होगा, जय श्री राम तो हम दिन में 5 बार करते ही हैं। बहरहाल संजय मेहता ने अपनी बात शुरू की कि भाई झारखंड में जेएमएम ने जो अपना घोषणा पत्र लाया था, वादा था कि पिछली बार सरकार में आने से पहले इनका वादा था कि संविदा और आउटसोर्सिंग, ये जो वध है इसको खत्म कर देंगे। और सच बात यह है कि झारखंड के लिए कोड बन गया है आउटसोर्सिंग और संविदा, लेकिन आज तक ये यूं ही चल रहा है। 75% रोजगार की बात का वादा था और ये पास भी हुआ, कैबिनेट से भी पास हुआ, लेकिन इसको कितना माना जा रहा है आप लोगों को ये पता है। जेएसएससी सीजीएल वैसे ही अटक गया, जेपीएससी वैसे ही विवाद है, सहायक आचार्य वैसे ही विवाद है। बहरहाल तमाम बातों को लेकर के छोटी सी एक उनका बयान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पूरे 14-15 मिनट का किया है, लेकिन संजय मेहता को आप सुनिएगा तो आप, चूंकि रोजगार बहुत इंटरेस्टिंग चीज है नहीं, हम अगर ये खबर दिखाते हैं कि भैया फलाना होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा था तो उस पर 1 मिलियन व्यू जाता है, लेकिन हम अगर रोजगार की खबर दिखाते हैं तो उस पर व्यू आता है 20। तो हम भी जब आप ही नहीं देखना चाहते तो हम क्या दिखाएंगे। तो शॉर्ट में हम संजय मेहता का बयान आपको दिखा दे रहे हैं कि एक बार क्या कह रहे हैं संजय मेहता। लेकर के आई है और नौकरियों की बौछार लेकर के आई है। 19 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए सरकार अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती है, बड़े पोस्टर लगाती है, बड़े बैनर लगाती है, बड़े इवेंट का आयोजन करती है, और सरकार किस तरीके से फेल हुई है। हम 5 लाख रोजगार देंगे और पूरे 5 साल के कार्यकाल में लगभग 10 लाख रोजगार देंगे, और 1 साल में उन्होंने कहा था कि हम कम से कम 1 लाख रोजगार देंगे। फिलहाल सरकार के कार्यकाल का 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार के आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो बहुत आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो 2022 और 23 में झारखंड के अंदर जो सृजित पद थे सरकार के अंदर, वो 5,33,737 था। लगभग 5,34,000 पद सरकार के अंदर थे, लेकिन 2024-25 में पूरे अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2,07,688 पदों को घटा दिया गया। ये पद कहाँ गायब हुए, सरकार भी आधिकारिक तौर पर इसको नहीं बता रही है। सुन लिया आपने। आरती, देवेंद्र जी, रंजीत जी भी है। सबसे पहले आरती के पास ही चल रहा हूँ। आरती, अभी मैंने जो बात बोली सभ्य समाज में इसकी इजाजत नहीं है। हम फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो उस फेसबुक में 10 में से 9 लोग हम लोगों को सजेशन देते हैं कि आप गोदी मीडिया, आप बेईमान मीडिया है। क्यों? क्योंकि हम उनके हिसाब से खबरें नहीं देते। वो हमें ज्ञान देते हैं कि रोजगार पर डिस्कस कीजिए।
रोजगार पर आप लोग चर्चा नहीं करते हैं। और उसके बाद निचली पोस्ट को कौन सा लाइक करते हैं? एक भाई है वो लाइक करते हैं कि यार मुसलमान खतरे में है, एक भाई लाइक करता है हिंदू खतरे में, उनको चाहिए वही पोस्ट। लेकिन उम्मीद वो जो है वो हम लोगों से यही करेंगे कि ना ये रोजगार पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये खुद चर्चा नहीं करेंगे। इनको चाहिए कि भाई हम इसके फलाना के सपोर्टर, हम ठिकाना के सपोर्टर, हम उसके सपोर्टर, हम उसके सपोर्टर। और आप चर्चा कीजिए रोजगार पर, आप क्रांति कीजिए। बिल्कुल, देखिए संजय मेहता की बात आज कितने लोग सुनेंगे, पूरा उनकी पूरी बाइट कितने लोग सुनेंगे ये तो सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उन मुद्दों पर बात की है जिससे सरोकार सबका है, लेकिन ना उस मुद्दों को कोई सुनना चाहता है, ना ही उस पर कोई काम सरकार से कराना चाहता है। आप ये बताइए पब्लिक में कितनी पावर है, क्या पावर है पब्लिक की? ये नेपाल का ताजा उदाहरण है, आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने जेनजी ने जो किया वो सही है, उसे जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर पब्लिक कुछ भी चाह ले तो सब संभव है, सरकारों को झुकना पड़ता है और सरकारें झुकती हैं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन पिछला इलेक्शंस, आप 25 साल में इतने सारे इलेक्शंस हुए हैं झारखंड में, कौन से इलेक्शन में झारखंड में रोजगार का मुद्दा रहा? जबकि झारखंड अगर किसी चीज सबसे ज्यादा किसी कमी से जूझ रहा है तो वो है रोजगार का मुद्दा, वो है पलायन का मुद्दा, वो है विस्थापन का मुद्दा। यहाँ जहां से 40% खनिज पूरे देश में सप्लाई किया जा रहा है, वहां के लोग भुखमरी की कगार पर है। वहां के लोग अदद 5,000 की नौकरी के लिए यहाँ से वहां करते हैं। मुंबई में ठेला चलाते हैं, वहां लात जूता खाते हैं। बिहार के लोग उधर जा रहे हैं तो बिहार और झारखंडियों के नाम पर उन्हें वहां मारा पीटी की उनसे की जा रही है, भाषा के नाम पर उनके साथ ज्यादती होती। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें अपने घर में काम नहीं मिल रहा है। तो ये रोजगार की बात कोई करता ही नहीं है। अगर हम बाकी मुद्दों की तरह हिंदू खतरे में है, अगर आप एक रील पोस्ट करिए, एक कोई वीडियो पोस्ट कर दीजिए, तो आप उस पे कमेंट्स और ये देखिए कि सारे एक दूसरे की लगाम खींचने में लग जाएंगे कि देखिए मैंने कहा था ना फलाना आदमी ऐसा था, उसको वैसा नहीं करना था, आप लोगों ने ये अच्छा दिखाया। लेकिन वहीं पर बिल्कुल सही कहा आपने कि भारती की अगर कोई आप ऐसे कोई न्यूड पिक्चर्स या फिर कुछ ऐसे एडल्ट तस्वीरें अगर आप देखते हैं तो अकेले में आप उसे बड़े चाव से देखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपका सहभागी आता है तो आप उसे ढकने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये गलत है। जो चीजें पर्सनली आपके लिए सही है वो बाकियों के लिए गलत तब हो जाता है जब आपको लगता है नहीं ये सोसाइटी के लिए गलत हो सकता है, और इसी पर आवाज उठाने की जरूरत है। और संजय मेहता ने उन्हीं मुद्दों को छुआ है। आप बताइए आज तक जब 9 साल बीत चुके हैं, जेटेट के लिए लोग भटक रहे हैं, जबकि हर साल ये परीक्षा ली जानी थी, उसके बावजूद नहीं हुआ। अगर परीक्षा हुई भी तो पिछले बार क्या अंजाम हुआ था ये आप सबको पता है। तो इन मुद्दों पर बात करेगा कौन? वो जो नेता हैं जो सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, या वो जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है? अगर नेता और कोई राजनीतिक दल इसे मुद्दा नहीं बनाता है तो क्या हमें इसकी जरूरत नहीं? क्या हमें रोजगार की जरूरत नहीं? चूंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए सियासतदानों को भी इस पर बात करने का कोई उनको मतलब नहीं बनता है। उन्हें लगता ही नहीं कि कोई स्टूडेंट्स आकर के उनसे पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया है, कोई बेरोजगार आकर उनसे पूछेगा कि आपने मुझे कितना रोजगार दिया है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि 9 नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे ना, 19 नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे और 19 करोड़ का खर्च हुआ, और सारे अखबारों में बड़े बड़े पन्ने पूरे फुल पेज ऐड किया गया है सिर्फ 19 नियुक्तियों के लिए। आप सोचिए जितना खर्च आपने इसके प्रमोशन के लिए, इसकी ब्रांडिंग के लिए किए हैं, उसमें आप कईयों को रोजगार दे सकते थे। सरकार से कोई हमारी ऐसी बात नहीं है कि तलखी है, हम सरकार के खिलाफ ही दिखाते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि कोई तो होगा जो ये पूछेगा आपसे कि आपने कितनी नौकरियां दी हैं। आप पिछली बार सरकार में आए तो आपने ये वायदा किया था कि आपके मैनिफेस्टो में था 4 लाख नौकरी देने का वायदा किया गया था। क्या नौकरी 1 लाख भी मिल पाई? वो छोड़ दीजिए, नौकरियों के लिए जो प्रोसेस होता है क्या आप उस पे भी खरे उतर पाए? नहीं। और यही सवाल आज झारखंड का युवा पूछ रहा है, और आज नहीं तो कल जो सियासतदान है उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। भले ही आज इसे गोलमोल कर दिया जा रहा हो, इग्नोर कर दिया जा रहा हो, लेकिन तब भी मैं यही कहूंगी कि भले नेपाल का जो सर्कमस्टांसेस है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बताता है कि जब युवा अपने पर आते हैं, पब्लिक अपने पर आती है, तो वो सब कुछ बदल सकती है। इंतजार मत कीजिए कि ऐसा भी दिन कहीं किसी को देखना पड़े। रंजीत जी भी हमारे साथ है। रंजीत, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कल्याण विभाग झारखंड में है, वही कल्याण विभाग मैया सम्मान की जो राशि है वो जारी करता है।
और वही कल्याण विभाग जो पिछड़ा छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्ति भी जारी करता है। मैया सम्मान नहीं आता है तो उसको लेकर के चर्चा डिबेट सब कुछ होती है, लेकिन लंबे समय से वही अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। वो छात्र अपनी फीस देने तक के लिए छछन रहे हैं कि भाई वो आ जाती तो जो है मतलब फीस दिलाया जाता, लेकिन इसको लेकर के चर्चा तक नहीं है। तो इसको भी डंबना। अच्छा, संजय मेहता को सिर्फ इसलिए सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए कि कभी वो जयराम को थे, क्योंकि एक दावा किया जाता है कि उन्होंने जयराम महतो को धोखा दिया। तो क्या सिर्फ जयराम महतो को धोखा देने के चलते संजय मेहता इतनी गहन बात कर रहा है तो उनको सीरियसली नहीं लिया जाए, खारिज कर दिया जाना चाहिए? देखिए, कई बार हो रहा है देश में ऐसा ना कि व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। देश या राज्य में व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, मुद्दे गौण हो जा रहे हैं, जबकि व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है मुद्दा। और मुद्दों में युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रोजगार। तो ये बातें होनी चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि युवा भी भटका हुआ है, हर कोई किसी न किसी का भक्त बना हुआ घूम रहा है, उसका झंडा लेके घूम रहा है, उसको अपना भविष्य का चिंता नहीं है। और जो बातें आज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी महत्वपूर्ण, और मुझे लग रहा है कि जब से ये दूसरी बार सरकार हेमंत सोरेन की आई है तो सबसे जो संजीदा बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की ही संजय मेहता की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब इसमें बात है आउटसोर्सिंग की, जो बात है आप कह रहे हैं इसमें थी कि अब जब हेमंत सोरेन पहली बार 19 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अनुबंध को आउटसोर्सिंग को ये सब खत्म कर देंगे। ये सभ्य समाज में मुझे नहीं लगता है कि आउटसोर्सिंग का व्यवस्था या अनुबंध आधारित जो नौकरी है या घंटी आधारित नौकरी है इस प्रकार की होनी चाहिए। इसको देखने से लग रहा है कि मध्यकाल में जो होता था ना, जिसको हम लोग काफी क्रूर व्यवस्था उस समय होती थी कि गुलाम का व्यवस्था, मतलब एक सरदार है उसके अंदर भी बहुत सारा व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति ही व्यक्ति का मालिक है, उसका गुलाम है और वो कर रहा है। हटा दिया। अब उसको थोड़ा सा शब्द को चेंज कर दिया। अब ऐसा नहीं कहते गुलाम पर था, स्वरूप हो ये गुलाम, अब उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे है, संविदा पे है। लेकिन काम देखिएगा तो उसको वही है, क्योंकि काम बराबर वो अस्थायी नौकरी वाले के साथ जैसा कर रहा है, लेकिन उसके साथ व्यवहार, उसका सैलरी में, हर चीज में काफी अंतर देखने को मिलता है। साथ ही कल्याण विभाग की आपने जो बात की कि ओबीसी का जो स्कॉलरशिप है अभी तक नहीं आया। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अब पढ़ाई कर रहा है, कोई बीएड की पढ़ाई कर रहा है, उसको है कि हम पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा, हमको बाद में मिलेगा, उसको सरकार की तरफ से कुछ पैसा सपोर्ट जो मिलता है उसको, उसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। अब वो टेंशन में कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है, अब उसका तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है ना, उसका ध्यान लगा हुआ है कि यार कब मेरा पैसा आएगा या कहीं नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। कॉलेज तो पैसा लेगा फिर लेगा वो, तो उसको अलग टेंशन है। और बात जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार भी कई साल तक नियुक्तियां लटकी हुई है और चले, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आएगी कि नहीं। जैसे विधायिका में हम लोग अभी देख रहे हैं संसदीय प्रणाली में जो सांसद और विधायक हम लोग चुनते हैं, या जैसे आप आज तो उपराष्ट्रपति ने नई शपथ ली, तो हर किसी का डेट फिक्स है कि फलाना तारीख को आचार संहिता लगा, इतना तारीख को चुनाव होगा, उसके बाद इतना तारीख को जो है रिजल्ट की घोषणा होगा और आपको नियुक्ति का जो है, आपको विधायक बन गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ, मतलब सारा वो फिक्स है। उसमें एक दिन भी डिले होता है क्या? एक दिन भी डिले नहीं होता है। लेकिन आप किसी क्लर्क लेवल का फिर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आज आपने परीक्षा दिया है तो आपको पता नहीं कि 5 साल बाद मेरा आएगा कि 10 साल बाद आएगा या रिटायरमेंट की उम्र में मेरा आएगा, जो एक खबर आपने दिखाया कब आएगा उसका कोई ठीक नहीं है। अच्छा, जिसको कलर की नौकरी करनी है, शिक्षा की नौकरी करनी है, उसको सारा काम करना पड़ता है। सारा काम मतलब उसको तो होना चाहिए कि एग्जाम लिखा और रिजल्ट आएगा तो अपना ज्वाइनिंग करेगा, अपना सेवा देगा। लेकिन उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है? बापू वाटिका पर धरना प्रदर्शन करता है, पुलिस से लाठी खाता है, फिर जाके कोर्ट में केस करता है और फिर कोर्ट से जजमेंट आता है। ये धरना प्रदर्शन करना और कोर्ट में ये सब जाना किसे काम है? ये तो जनप्रतिनिधि या जो नेता बनना है, जिनको रखा है, राजनीति मुझे करना है तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, ये करूंगा। हाँ, लेकिन जिसको नौकरी करना है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। सांसद विधायक कौन बन रहा है? जो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वो कर रहा है। किसी का बेटा है, कोई किसी का बहू है, कोई किसी के परिवार से है, तो उसी देर उसको टिकट मिल रहा है, वो सांसद विधायक बन रहा है बिना एक धरना दिए हुए, और 10 धरना दे के लाठी खा के वो नौकरी उसको खोज रहा है कि हमको मिल जाए। अच्छा, देवेंद्र जी भी हमारे साथ। देवेंद्र भी, आपने तो पूरा विधानसभा का चुनाव इस बार कवर किया था। आपकी बात, इनकी बात पर मेरे को याद आया, कल देवेंद्र नाम के एक देवेंद्र पंडित जी का उदाहरण भारत मित्र ने खबर भी दिखाई दी कि उसमें यह था कि भाई उनका 1965 का जन्म है, 2016 में उन्होंने जेटेट पास किया और 2025 में उनकी नियुक्ति 144 नंबर क्रमांक में गोड्डा से उनको सहायक आचार्य शिक्षक में उनका डीवी भी हुआ। अब इस बात का है कि 60 साल में उनको खत्म कर दिया जाएगा, भाई उनको रिटायरमेंट हो जाएगी। तो इस बात को लेकर का विवाद है कि उनका रिटायरमेंट पहले होगा कि उनको नियुक्ति
उतनी पहले मिलेगी, ठीक है ना। 10 ही तारीख को उनका टीवी भी हुआ और 10 तारीख को उनका जन्मदिन। तो देवेंद्र जी आप हैं, इसीलिए मुझे वो फिर से याद आ गया। बहरहाल अब आते हैं सीरियस नोट पर। देवेंद्र जी आपने पूरा विधानसभा का चुनाव कवर किया, ऐसा लगा था कि जबरदस्त मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल का, कि छात्रों के अंदर जबरदस्त आक्रोश है। सोशल मीडिया पर भी ऐसा लगता था कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, कैंपेन भी चल रहा था, ऐसा वैसा दिस दैट। तो क्या मतलब छात्रों, और आप केंद्र में भी देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ रोजगार को लेकर के जबरदस्त आक्रोश था। क्योंकि सिर्फ यही नहीं, 2019 में जब 2019 के बाद जब ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ, तो एसएससी सीजीएल को लेकर के आप सोचिए कि रात रात भर वो वहां पर सोए थे कि रिमूव हटाइए एसएससी सीजीएल के जो चेयरमैन है उनको, एसएससी के, और ये तमाम चला। सवाल ये कि क्या छात्र मुद्दा इतना कमजोर होता है? मतलब छात्रों की पावर एक तो नेपाल में हमने देखा, लेकिन झारखंड को देखिए, केंद्र में देखिए, हर जगह। कल बिहार का हमने देखा, मध्य प्रदेश का देखा, वहां पर पीट रहे हैं छात्र। 2 दिन पहले बिहार में भी वैसे ही पीट रहे हैं। तो मतलब कि छात्रों का मुद्दा इतना कमजोर होता है और छात्र इतने बटे हुए हैं। और मतलब इन्हीं छात्रों के लिए जेपी कहते थे कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। छात्रों की शक्ति तो उस समय भी देखी हमने। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सिंहासन करो जनता आती है, और ये नारे तक बहुत अच्छा लगता है। सवाल है कि छात्र एक यूनिटी है, क्योंकि छात्रों की भी अपनी अपनी जाति होती है, अपना अपना वर्ग होता है, अपना अपना बैकवर्ड, बीजेपी वाला अलग होता है, माने ओबीसी का छात्र होता है, एसटी का छात्र होता है, स्वर्ण समाज का छात्र। तो छात्रों का अलग अलग क्राइटेरिया है ना। तो जब ये इलेक्शन के पहले तक तो ये मुद्दा बहुत रहता है कि सीजीएल नहीं हुआ, टीटेट नहीं हुआ, एग्जाम नहीं हुआ, प्रोफेसर की नियुक्ति, ये सारे मुद्दे खूब उछलते हैं। लेकिन जब वही शख्स मतदाता केंद्र तक जाता है, तब उसकी प्राथमिकता क्या होती? तब उसकी प्राथमिकता होती है उसकी जाति समाज का कोई व्यक्ति सदन में पहुंचे, और यहीं से वो चूक होती है जहां छात्र कमजोर पड़ जाते हैं। बावजूद इसके आप श्रीलंका का उदाहरण देखिए, अब बांग्लादेश का उदाहरण देखिए, आप नेपाल का उदाहरण देखिए। आपको नहीं लगता कि भारत के एकदम पड़ोसी राज्यों देशों में एक बड़ा असंतोष चल रहा है? क्या श्रीलंका में आंदोलन के पहले आपने इसकी कल्पना की थी? 2 महीना पहले, 1 महीना पहले अचानक उठा, छात्रों से शुरू हुआ। बांग्लादेश में जब मूवमेंट शुरू हो गया, शेख हसीना को भागना पड़ा, आज भी यहाँ है, इंडिया में है, तो क्या उसके 1 महीना या 15 दिन के पहले तक इसकी कल्पना की गई? नेपाल में जब यह हो रहा था, तब उसके 15 दिन तक पहले इसकी कल्पना की गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि छात्रों के अंदर या सोसाइटी के अंदर एक आग जरूर होती है। हम मीडिया वालों की भी कमी है, हम भी इसके गुनहगार हैं कि चीजों को उस रूप में सामने नहीं रखते। और हिंदू मुसलमान का डिबेट हमें भी व्यूवरशिप देता है, एसटी स्टेटस की मांग और कुर्मी आंदोलन हमें भी देता है ना, और हम इन मुद्दों पर रखते। आज एक मित्र ने हमें फोन किया, उसने कहा कि तुम झारखंड का हित चाहते हो। हम निश्चित रूप से चाहते हैं। तो झारखंड का हित चाहते हो तो तुम एसटी और कुर्मी के विवाद को क्यों इतनी गहरा रहे हो? हम के भाई, हमारी मजबूरी है कि जो सोसाइटी में होगा मैं उसे दिखलाऊंगा, लेकिन जरूर मूल्यांकन का विषय है कि हमें किन चीजों को कितना प्रमोट करना चाहिए। एक बात होगी, तो जो आपने कहा कि छात्रों का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता, इसलिए कि हम लोग सेंटिमेंटल मुद्दे पर काम करते हैं, रोजगार के मुद्दे पर काम नहीं करते। रोजगार हमारा वोट देते समय हमारी प्राथमिकता नहीं होती। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो संजय मेहता ने जिस, आपको याद होगा कि आंसू का गठन किस मुद्दे पर हुआ था? झारखंडी अस्मिता, जल जंगल जमीन। पिछले 15 वर्षों में आंसू क्या इस मुद्दे पर स्टैंड रही? भाजपा के जो मुद्दे थे वह उसके साथ हो गया। इसलिए कल जब संजय मेहता से हमारी जब शुरुआत हुई थी, बातचीत की शुरुआत, तो मैंने यही कहा था कि आंसू पर भगवा रंग चढ़ता दिख रहा है। संजय मेहता के एंट्री से भाजपा का जो भगवा रंग था अब थोड़ा फीका पड़ रहा है, हरियाली एक बार फिर से छाने लगी है। दरअसल मेरा कहने का इरादा ये था कि आंसू लंबे अरसे से, कम 1 से 1.5 दशक से अपने मुद्दे से भटक गई थी, और इसका परिणाम उसे चुनाव में देखने को मिला। चंपाई सोरेन ने बहुत कोशिश की, धर्मांतरण का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, वे काम नहीं आए। काम क्या आया? जयराम महतो, जहां अभी संजय मेहता उसके पहले उस वक्त, उन्होंने जो छात्रों के खिलाफ एक मूवमेंट जो चलाया,
संजय मेहता ने जो चलाया, वही साथ में थे, भाषाई आंदोलन से ही तो तो छात्रों के हुआ। अंदर जो गुस्सा था, सोसाइटी के अंदर जो गुस्सा था, इसका श्रेय तो जयराम महतो को भी जाएगा, संजय मेहता को भी जाएगा कि इन्होंने बुनियादी मुद्दे को सामने रखा। ठीक है, जब बुनियादी मुद्दे सामने आए तो जनता ने समझा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और जब सॉल्यूशन की बात आई तो बात आ गया कि भाजपा सॉल्यूशन नहीं होगी, सॉल्यूशन जेएमएम होगा। अब आगे जेएमएम जिन मुद्दों के साथ आई थी, आपने तो गिना दिया कि मैया सम्मान को मुद्दा था। मैया सामान का मुद्दा भी था, और मुद्दा था झारखंडी अस्मिता का, रोजगार का, विस्थापन का, मतलब झारखंड का मुद्दा था। झारखंड का मुद्दा था। तो झारखंड के मुद्दा जयराम भी कर रहे थे, हेमंत सोरेन के, हेमंत सोरेन बड़ा फिगर थे, पब्लिक इनके साथ चली गई। लेकिन आज फिर से वही सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन या महागठबंधन की सरकार अपने वादे पर चल पा रही है, क्या उसे निभा रही है? और ये नहीं निभा रही है तो इसके पीछे की वजह क्या? वही है कि हम झारखंडी जो है अपने मुद्दे पे वोट नहीं करते, हम सेंटिमेंटल मुद्दे पे वोट करते हैं। उस वक्त फिर से एक मुद्दा आएगा कि भाई हमारे झारखंडी शेर को गिरफ्तार कर लिया गया, सारे लोग चले जाए। तो ये जो सेंटिमेंटल मुद्दे से हमें बचना पड़ेगा। खैर, मैं संजय मेहता की बात इसलिए कर रहा, तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजी है। आंसू को इस बात का एहसास हो गया है कि जिन मुद्दों के साथ एक दशक से वो राजनीति कर रही थी, यही उसके पतन का कारण बना है। और संजय मेहता को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। संजय मेहता ने जयराम महतो के साथ राजनीतिक शुरुआत की है, तो छात्रों के मुद्दे पर की है, भाषा आंदोलन पर की है, इसीलिए उनकी एंट्री भी करवाई गई है। और मुझे लगता है कि सुदेश महतो ने उन्हें महत्तर जिम्मेवारी दी कि जो छात्र के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, विस्थापन के मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं, तुम्हें यहाँ फोकस करना है। और निश्चित रूप से संजय मेहता बहुत संजीदगी से उस भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। सेंटिमेंटल से एक चीज मुझे याद आया कि बिल्कुल सही कहा, और वो चीज शायद थोड़ा ह्यूमर भी है हमारे इस डिस्कशन में, मैं उसे मेंशन करना चाहती हूँ। नेपाल में जेनजी का जब आंदोलन हो रहा था, वहां असंतोष फूटा और लड़के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पर उतर आए। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। जब हमने ऐसी खबरें दिखाई थी तो कमेंट सेक्शन में हमें ये भी देखने को मिला कि भाई यहाँ पर तो सैयारा जैसी मूवी पर लोग थिएटर में बैठकर रो रहे हैं, इतने सेंटिमेंटल हैं, तो क्या ही वो आप उन ऐसे युवाओं से, ऐसे छात्रों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो रोजगार और पलायन और विस्थापन के मुद्दे पर सड़क पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तो सेंटिमेंटल होना अलग चीज है, लेकिन जरूरत किस चीज की है, आपका भविष्य कहाँ है, ये देखना बड़ी बात है। दूसरी चीज ये कि मुझे लगता है भैया, जब आपने कहा कि छात्र बटे हुए हैं, मुझे बिल्कुल बटे, ये सच है, लेकिन क्या छात्रों का बटा होना उनके लिए ये एक श्राप है कि अगर वो बटे हुए हैं तो फिर उनके मुद्दे नहीं सुलझाए जाएंगे? क्या जो जिन वायदों के साथ सरकारें आती हैं, क्या वो बटे ना बटे, क्या फर्क पड़ता है? उनका दायित्व क्या है? उनका दायित्व ये है ना कि वो छात्रों को उनका हक देंगे। रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। छात्र बटे हैं नहीं बटे हैं वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन छात्रों को रोजगार देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो उससे भाग नहीं सकती है। और यही बातें संजय मेहता ने आज कही है कि बातें होती क्यों नहीं है रोजगार को लेकर, सरकार इस पर बात क्यों नहीं करती है, सरकार इस पर क्यों नहीं बात करती कि अब से अब तक इतने सारी नियुक्तियां जो नहीं हो पाई है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन है इसका जिम्मेवार? तो छात्र बटे हो अपने मुद्दे पर, वो एक अलग विषय है, लेकिन छात्रों को रोजगार देना एक कंपल्शन है सरकार का, और सरकार को ये जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, राज्य की या केंद्र की। नहीं, एक बात तो कहेंगे, मैं आरती ने कहा कि एक मूवी, कौन सी मूवी का नाम आपने मूवी सैयारा। असल है कि जब नेपाल में जब इस पर विप्लव हुआ, हाँ। उसके पहले सैयारा वहां भी चल रहा था, वहां भी हिट हो रहा था। हाँ। सैयारा चलने से लोगों के मुद्दे नहीं बदलते हैं, वो इंटरटेन करने के लिए जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर भड़ास इतनी होती है, पीड़ा इतनी होती है, तकलीफ इतना होता है, अंदर का मवाद इतना होता है, हम उससे मुक्ति के लिए जाते हैं। पर ये कह देना कि नेपाल में हुआ झारखंड में नहीं होगा, या बिहार में नहीं होगा, या हिंदुस्तान में नहीं होगा, इस गलतफहमी में यहाँ की सरकारों को नहीं रहना चाहिए। आग के ढेर पे खड़े हैं आप। बांग्लादेश उदाहरण है, श्रीलंका आपका उदाहरण है, बगल में नेपाल में उधर गया, पाकिस्तान उदाहरण है, अफगानिस्तान में चेंजेस आ गया, और आप इस भ्रम में रहे कि दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति है, विश्व गुरु हैं। ये सारे गुब्बारे एक दिन फूट सकते हैं, और ये सिर्फ हेमंत सरकार के लिए चेतावनी नहीं है, केंद्र सरकार के लिए और हर राज्य सरकार के लिए चेतावनी है कि आपको युवाओं के मुद्दे पर आना ही पड़े।
और असम की तस्वीरें भी जो अभी आ रही हैं वो भी अच्छी मतलब नहीं है। अच्छी नहीं है। अच्छी देखिए नहीं है मतलब। भले ये चीजें पता नहीं क्यों इन चीजों को जो नेशनल मीडिया वो कवरेज नहीं दे रहे या फिर चीजों को कवर अप करने की कोशिश है, लेकिन कुछ कुछ जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं और सरकार को ऐसी तस्वीरों से डरना चाहिए, डरना होगा, क्योंकि अगर आपने अभी इसे ओवरलूप किया तो फिर आने वाले दिनों में तैयार रहिए। एक और विडंबना मैं आपको बताता हूँ, चूंकि रंजीत जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, संजय मेहता को इसलिए लाइटली चलिए ले लिया जाता है, लाइटली लिया जाता है कि नहीं, संजय मेहता टीआरपी नहीं है और फैक्ट है। फैक्ट है। आप एक तरफ बाकी नेताओं को रखिए, एक तरफ संजय मेहता को रखिए, संजय मेहता की टीआरपी नहीं है, लेकिन वो बंदा पढ़ा लिखा है। जैसे जयराम महतो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। संजय मेहता भी पढ़ा लिखा के साथ बात करते हैं। बात लॉजिकल बात करता है। आप उसके मुंह से विवादित, उस बंदे के मुंह से विवादित बयान नहीं सुनिएगा। बहरहाल विडंबना की बात मैं कर रहा था, हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, अच्छे हमारे लिए तो सभी बराबर हैं। बिल्कुल, हाँ। तो बहरहाल विडंबना की बात ये है कि जब संजय मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, फिर उन्होंने मीडिया के साथियों से कहा कि आपके मन में अगर कुछ सवाल हो तो पूछिए। एंड और हमारे मीडिया बंधुओं को ठीक है ना, बोल दिए, खत्म हो गया। तो रोजगार जैसे मुद्दे पर किसी ने ये सवाल रिएक्शन है नहीं कि कोई पूछा। काउंटर। रंजीत ने फिर एक सवाल पूछा था, रंजीत ने फिर एक सवाल पूछा था, तो मतलब मैं सवाल तो बनता ही है ना। संजय मेहता आज है रोजगार के मुद्दे पर यहाँ मुखर है, संजय मेहता तब भी मुखर थे जब जयराम के साथ थे। सवाल आंसू के साथ है, आप 15 वर्षों से रोजगार के मुद्दे पर कितने मुखर थे, और रोजगार के मुद्दे पर मुखर होने के लिए आपके पास कोई चेहरा नहीं मिला तो टाइगर जयराम से बुलाना पड़ा चेहरा हुआ, क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने झारखंड में झारखंडी अस्मिता, झारखंडी मुद्दे की बुलंद आवाज लगाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एक और चीज है, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झारखंडी अस्मिता की बात कर रहे हैं, आजसू पार्टी, बीजेपी के गठबंधन वाली आजसू पार्टी की बात नहीं कर रहा है, मैं आजसू पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप आवाज तो ऐसा है कि हेमंत तो फेल हो गए, चलिए उनको 100 में से आपने 0 नंबर दिया, लेकिन मोदी जी ने झारखंड में कितना रोजगार दिया और देश में कितना रोजगार दिया, उसके आंकड़े कौन देगा भाई? हमारे लिए तो मैंने कहा, हमारे लिए तो सब बराबर है, हमारे लिए। इसमें ये चीजें है ना अभिषेक की, हमारा जो व्यवस्था संघीय व्यवस्था है, हाँ। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर ये काम करना होगा। केंद्र को भी अपनी नौकरियां देनी होगी, रोजगार के साधन देने होंगे, नौकरी के अलावा जो भी साधन होते हैं, और राज्य को भी देना पड़ेगा। एक पर किसी पे अगर ज्यादा लोड पड़ जाएगा तो वो शायद उसको हैंडल कर पाएगा, इसलिए हाँ, इसलिए दोनों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप रांची रेलवे स्टेशन चले जाइए, ठीक है, जो सफाई वाला है वो आउटसोर्सिंग पे, हाँ, जो ट्रैक मैनेजमेंट है वो आउटसोर्सिंग पे, रेलवे जो कि प्रॉफिट में कहते हैं कि रेलवे प्रॉफिट में है, वहां के एचईसी तो चलिए बर्बाद हो चुका है, रेलवे तो प्रॉफिट में, पूरा रेलवे आउटसोर्सिंग पर चल रहा है सर। तो आप जिस चीज को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, फिर केंद्र के लिए आप जा करके उसी चीज की आवाज बुलंद करेंगे, तो जब आप ऐसी चीजों को लेकर के करते हैं तो फिर उसमें आपकी जो दोहरी नीति है वो दिख जाती है। तो फिर वहीं पर आप, ठीक है, बहुत अच्छा, हमें अच्छा लगा, हम आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि आप, लेकिन आपका नजरिया सब चीजों के लिए बराबर होना चाहिए। अगर आप हेमंत सोरेन से सवाल करें, जैसे हम हेमंत से सवाल करेंगे, हम मोदी से सवाल करेंगे, वो दोनों हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और हम मीडिया है, हमारा जो घर है उनकी बदौलत नहीं चल रहा है भाई, वो हमारे टैक्स के पैसे से चल रहा है ना। हाँ, बहरहाल अभी हम लोग उतने मजबूत नहीं हो गए, हम टैक्स दें, लेकिन टैक्स हर कोई देता है। अब लोग, अरे बिस्किट भी आप खा रहे हैं ना, कुछ चॉकलेट भी खा रहे हैं, तो टैक्स तो भर ही रहे हैं, अंदर का देते हैं। टैक्स हर कोई दे रहा है। हाँ, लेकिन जैसा देवेंद्र जी ने बताया कि छात्र जो है जब चुनाव पे जाता है तो अपने बढ़ जाता है। इसमें भी आप देखिए कि छात्रों के आंदोलन में जो भाषा आंदोलन हुआ उसमें जयराम महतो भी थे, मनोज यादव भी थे और संजय मेहता भी थे, सबने चुनाव लड़ा, लेकिन वोट में कितना का अंतर आया? वोट में तो अंतर आया ना, वोट में अंतर आया तो क्योंकि उसका कारण था कहीं ना कहीं वहां पे, हाँ, अलग अलग बैकग्राउंड था, सभी ने छात्रों के लिए आंदोलन किया, लेकिन वोट में देखिए, हाँ, वोट थोड़ी ना, टिकट मिला आपको सोशल बैकग्राउंड पे, सोशल बैकग्राउंड। संजय मेहता को टिकट अगर मिला तो उनके सोशल बैकग्राउंड पे, जयराम महतो डुमरी से चुनाव लड़े तो वो सोशल बैकग्राउंड पे, वो सोशल इंजीनियरिंग के लिए लड़े, सुदेश महतो सिल्ली से चुनाव लड़े तो वो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर लड़े। यही सोशल इंजीनियरिंग के कारण बंटाधार हो रहा है देश का भी और सबका। तो कुल मिलाकर के आप लोग भी तय कर लीजिए, हम लोग तो क्रांतिकारी हैं, ठीक है, 4 दिन तक ऐसे ही करते रहेंगे, फिर हम लोग भी हिंदू मुसलमान करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग देख लीजिए कि झारखंड का भविष्य आप लोग कैसा चाहते हैं। कुर्मी बना आदिवासी है, हम लोग चाहते तो उसे भी दिखला सकते थे, पर ये संजीदगी भरा सवाल है, और इस सवाल आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, आपके जमीर से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं। देखना नहीं देखना, पसंद करना नहीं पसंद करना, आपका चॉइस।
और यही कारण है कि अब देखिए किसी एक चैनल में दूसरे पत्रकार का नाम नहीं लिया था, लेकिन एक बड़े पत्रकार है रवीश जी, वो कहते हैं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए। और उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि सही बात है, ये सच्चाई है कि आप, हमारी मजबूरी है कि हम आपको वही दिखाएंगे जो आप देखेंगे। आप इसके लिए हमें दोष नहीं दे सकते, इसके लिए दोषी आप हैं। हम अगर दोषी हैं तो आप हमसे ज्यादा दोषी हैं, इस बात को समझिएगा। ये रोजगार का चर्चा है, इसमें इस आधार पर आप जज कीजिएगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और किसके लिए बोल रहा तो बस है। तो जिंदगी भर ऐसे ही रह जाइएगा। जिंदगी भर फिर करते रहिए सरना सनातन एक है, सरना सनातन अलग है, और इसी पर आप चर्चा भी करते रहिएगा। भूखे मरेगा झारखंड। नमस्कार, जोहार।